हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज के नेक्स्ट सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं टीडीएस का सुपरफास्ट रिवीजन। राइट। तो सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा आप इसमें डिमांड कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए हाजिर है टीडीएस का सुपरफास्ट रिवीजन। इस रिवीजन सीरीज को आप कैसे अपने लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जल्दी से आप लोगों को ये वाला जो वीडियो है पूरा देखना है, अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर हर एक मेरी बात को ध्यान से सुनना है और उसके बाद आप अपने एंड पर इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत भी कमी पेशी आपकी थी वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, आपके पास कोई भी दिक्कत निकल कर नहीं आएगी। जो नोट्स हमने यूज करे हैं वो आप लोग को द्रोणाचार्य बैच के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको फिजिक्स वाला ऐप पर जाना है और वहां पर अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लेना है द्रोणाचार्य बैच में, और वहां पर आपको ये जो सीरीज है उसके नोट्स मिल जाएंगे। राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सबसे पहला जो सेक्शन निकल कर आता है वो निकल कर आता है आपका सेक्शन नंबर 192। 192 किसकी बात करता है? 192 बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद रिगार्ड टू सैलरी। सैलरी के टीडीएस की बात करता है। तो कह रहा है कि सर कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है सैलरी की, कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है सैलरी की, चाहे तो किसी रेसिडेंट को चाहे तो किसी नॉन रेसिडेंट को, उसे टीडीएस काटना है उसकी सैलरी में से, उसको टीडीएस काटना है उसकी सैलरी में से। उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी सैलरी इनकम पे नॉर्मल तरीके से पहले टैक्स निकालना पड़ेगा और जो भी उसका टैक्स निकलेगा उस टैक्स को 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देना है और उसकी सैलरी में से टीडीएस काटते हुए चलना है। अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के पास जॉब कर रहा है, मतलब वो पार्ट टाइम ए लिमिटेड में और पार्ट टाइम बी लिमिटेड में काम करता है, तो ऐसे केस में उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी सैलरी की जो डिटेल्स है वो किसी एक एम्प्लॉयर को बतानी पड़ेगी। वो चाहे तो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से मिलने वाली सैलरी के बारे में बता सकता है, फिर ए लिमिटेड अपनी और बी लिमिटेड दोनों की सैलरी पे टीडीएस काट लेगा। चाहे तो वो बी लिमिटेड को ए लिमिटेड से मिलने वाली सैलरी के बारे में बता सकता है। ऐसा होने पे बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सैलरी को अकाउंट फॉर कर लेगा और वो अपनी और ए लिमिटेड दोनों की सैलरी पे टीडीएस जो है वो काट लेगा। इसके बाद जो आपका एम्प्लॉय है अगर वो चाहे तो अपनी बाकी इनकम जो उसकी है, चाहे वो अदर सोर्सेस में हो, चाहे वो क्लबिंग हो, कैपिटल गेन के अंदर हो, चाहे वो पीजीबीपी के अंदर हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हो, मतलब अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपनी अदर इनकम्स को वो डिस्क्लोज कर सकता है अपने एम्प्लॉयर को, सो दैट कि उनपे भी टीडीएस काटा जा सके। और अगर आपके पास बाकी हेड्स में लॉसेस है, लाइक आपके पास कैपिटल गेन में लॉस है, पीजीबीपी में लॉस है, तो आप वो लॉसेस को अपने एम्प्लॉयर को नहीं बता सकते, लॉसेस को आपका एम्प्लॉयर अकाउंट फॉर नहीं करेगा। लेकिन अगर लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है तो उसे अकाउंट फॉर करा जाएगा। If an employee has income under any other head, the employee shall be allowed even to report such income to the employer, and the employer shall take into consideration. If the employee has loss under the head house property, he shall be allowed to report such loss to the employer. The employee shall be required to give a proof. तो लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी का बता सकते हो, लॉस केवल हाउस प्रॉपर्टी का बता सकते हो, इनकम आप किसी भी हेड की बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप न्यू रिजाइम में कवर हो जाएं, तो आपको अपनी ये इंटेंशन अपने एम्प्लॉयर को पहले से बतानी पड़ेगी। तो अगर आपने ये इंटेंशन अपने एम्प्लॉयर को बता दी है तो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस नई रिजाइम के हिसाब से काटेगा। आपने एक बार नई रिजाइम को ऑप्ट कर लिया तो पूरे साल भर आपका जो टीडीएस कटेगा वो नई रिजाइम के हिसाब से ही कटेगा। फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी अंडर द न्यू कंसेशनल रेट, employee has to intimate the intention to opt for the new concessional rate. Intimation so given will be applicable for the year and it cannot be modified. अब अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 192A। 192A किसकी बात करता है? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो उस पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। उस पे टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 10%। The person responsible for making the payment of RPF to any person shall deduct the tax at source if the amount to be paid is taxable. अगर RPF की अमाउंट टैक्सेबल है, अगर आपकी RPF की अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है तो उस पे 10% का टीडीएस कटेगा, बशर्ते आपकी जो अमाउंट पेड और पेबल होनी चाहिए
वो 50,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी जो अमाउंट पेबल है फ्रॉम आरपीएफ वो लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 या उससे ज्यादा है तो 10% का टीडीएस कटेगा अगर आरपीएफ का विड्रॉल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है तो। अब हमने पढ़ा था कब एम्प्लॉय के हाथ में आरपीएफ का विड्रॉल टैक्सेबल नहीं होता। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस रेंडर करी है और उसके बाद आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करा है तो वो अमाउंट कितनी भी हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि वो विड्रॉल टैक्सेबल नहीं है। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल की सर्विसेज नहीं दी, क्यों नहीं दी? उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई, 5 साल पूरे नहीं थे लेकिन फिर भी उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई। क्यों टर्मिनेट हो गई? क्योंकि एम्प्लॉय बीमार रहता था और बाय द कॉन्ट्रैक्शन और द डिसकंटिन्यूअंस ऑफ द एम्प्लॉयर बिजनेस, एम्प्लॉयर का धंधा बंद हो गया या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है, तो ऐसे केसेस में आपका जो विड्रॉल है आरपीएफ से वो एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर आरपीएफ का विड्रॉल ही एग्जेम्प्ट है तो उस केस में टीडीएस लगने की बात ही नहीं आएगी। अगर एम्प्लॉय ऑब्टेन करता है एम्प्लॉयमेंट किसी नए एम्प्लॉयर के पास और वो अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास जो प्रोविडेंट फंड था उसे ट्रांसफर कर देता है अपने नए एम्प्लॉयर के पास, तो उस केस में जो 5 साल काउंट किए जाते हैं वो पुराने एम्प्लॉयर और नए एम्प्लॉयर के मिलाकर करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ए लिमिटेड के पास 3 साल सर्विसेज दी और फिर ए लिमिटेड को छोड़कर बी लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। मैंने ए लिमिटेड का जो प्रोविडेंट फंड था वो ट्रांसफर करवा दिया बी लिमिटेड के पास और बी लिमिटेड के पास अब मैंने 2 साल की सर्विस दी, तो 3 साल की सर्विस मैं ए लिमिटेड में दे चुका था और मैंने पीएफ ट्रांसफर करवा दिया था बी लिमिटेड में। बी लिमिटेड में मैंने 2 साल की सर्विस दी, दोनों मिलाकर हो गए 5 साल। बात समझे? तो जब आप प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर करते हो नए एम्प्लॉयर के पास तो पुराने एम्प्लॉयर को आपने जो सर्विस दी है और नए एम्प्लॉयर को जो आपने सर्विसेज दी है वो दोनों कंसीडर करी जाती है 5 इयर्स का पीरियड रेकन करने में। If the employee has not complied with any of the above condition, then the amount received by him shall be taxable, but to the extent it was exempt earlier. तो जितनी आपको पहले exemption मिली थी उतनी ही amount taxable हो जाएगी अगर इनमें से कोई भी condition आप satisfy नहीं कर रहे हैं तो। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 193। सेक्शन 193 बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज का मतलब डिवेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज का मतलब बॉन्ड्स हैं, राइट? तो अगर आपने डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के या फिर डिवेंचर या बॉन्ड्स खरीदे हैं गवर्नमेंट के, तो जो व्यक्ति आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा इन बॉन्ड्स पे, इन डिवेंचर्स पे, वो आपसे 10% का टीडीएस काटेगा इंटरेस्ट के अमाउंट पे। पेयर कौन हो सकता है? कंपनी हो सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी है तो इंटरेस्ट पे कर रही होगी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट उसके ऊपर टीडीएस काटेगी। कब ऐसा होगा कि टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपने 7 ईयर की एनएससी खरीदी है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड खरीदे हैं या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड खरीदे हैं तो वहां से जो इंटरेस्ट आता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। 54 ईसी में जो बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इन पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे टीडीएस नहीं कटता। बेसिकली इनका इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट होता है तो टीडीएस क्यों कटेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, इसलिए उस पे टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड है और आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 10,000 से ज्यादा का आ रहा है, मतलब आपके पास सेविंग्स बॉन्ड है और वो सेविंग्स बॉन्ड कौन से वाले हैं? 8% सेविंग्स बॉन्ड है, 7.75% सेविंग्स बॉन्ड है। उनके नाम के आगे लिखा हुआ है टैक्सेबल, मतलब कि सर यहां से जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। तो 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड आपके पास है या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड आपके पास है और आपके पास जो इंटरेस्ट आ रही है वो 10,000 रुपए से ज्यादा का आ रहा है, तो उस केस में टीडीएस 10% से कटेगा। इनके अलावा अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई और सिक्योरिटीज हैं, उन पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। इसके बाद लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज हैं आपके पास, उन पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट पे करना है एलआईसी को, जीआईसी को या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को,
बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती हैं डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है एलआईसी को, जीआईसी को, इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उन पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स पे, आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स पे, और आप है रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो है अप टू ₹5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और वो अमाउंट आपको पे करी जा रही है अकाउंट पे चेक से, ये सारी कंडीशन पूरी होनी है। अगर किसी पब्लिक कंपनी से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ रहा है किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को, वो इंटरेस्ट पूरे साल भर का 5,000 रुपीज तक का है, जो आपको अकाउंट पे चेक से मिल रहा है। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10% का टीडीएस कटता है। अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपने बैंक अकाउंट में एफडी खुलवा रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, टाइम डिपॉजिट कर रखा है, आरडी कर रखी है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई भी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर आपको मिल रही है तो उस पर टीडीएस कटेगी। कौन टीडीएस काटेगा? सर, कोई भी पर्सन अगर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 1 करोड़ एक्सीड करता है बिजनेस के केस में, 50 लाख एक्सीड करता है प्रोफेशन के केस में। तो सर, अगर इंटरेस्ट देने वाला व्यक्ति एक इंडिविजुअल है या फिर एक एचयूएफ है और उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 सीआर या 50 लाख एक्सीड नहीं करता, तो उसके ऊपर सेक्शन 194A एप्लीकेबल नहीं होगा, वो टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन आप एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हो जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1 सीआर या फिर 50 लाख एक्सीड करता है, तो अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको उस पर टीडीएस काट के चलना है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई और पेयर है, कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, उनका टर्नओवर मैटर नहीं करता, वो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो वो उस पर टीडीएस काट के चलेंगे। किस रेट से टीडीएस कटता है? टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 10%। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे भी 10% कटता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे भी 10% का टीडीएस कटता है। अब सर, कब कब टीडीएस नहीं कटेगा? कब टीडीएस नहीं कटेगा? पहला, अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, और जो इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है वो अप टू ₹40,000 है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वो अप टू ₹50,000 है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 रुपए तक का, सीनियर सिटीजन नहीं है और बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है 40,000 रुपए तक का, तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। अब ये जो लिमिट है 40,000 की और 50,000 की, ये आपकी ब्रांच वाइज चलेगी कि बैंक वाइज चलेगी? तो ये लिमिट ब्रांच वाइज है। लेकिन अगर बैंक में सीबीएस एग्जिस्ट करता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम अगर एग्जिस्ट करती है बैंक में, तो उस केस में जो लिमिट है 40,000 और 50,000 की, वो बैंक वाइज हो जाएगी, फिर वो ब्रांच वाइज नहीं रहेगी। तो सर, अगर सीबीएस एग्जिस्ट नहीं करता तो 40 और 50,000 की जो लिमिट है वो ब्रांच वाइज है। अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है तो 40,000 और 50,000 की जो लिमिट है वो बैंक वाइज हो जाएगी। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट है अप टू ₹5,000, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। 5,000 के ऊपर रहेगा तो टीडीएस कटेगा। अगर आप बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो उस पे आप टीडीएस नहीं काटोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो इंटरेस्ट सेक्शन 10-15 में एग्जेम्प्ट रहता है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास जो डिपॉजिट्स हैं उन पे, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास जो डिपॉजिट्स हैं उस पे अगर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी इंटरेस्ट दे रही है तो उस इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट अगर टैक्स का रिफंड लेट देती है तो उस पे वो इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है उस पे कोई टीडीएस नहीं कटता। बेसिकली जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, जो डिस्काउंट होता है वही एक तरीके का इंटरेस्ट होता है, तो उस पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194B। अगला सेक्शन आपके पास निकल कर आता है सेक्शन 194
194B winning from lotteries, crossword puzzles. 194BB winning from horse races. तो बेसिकली कैजुअल इनकम, अगर आपने कैजुअल इनकम से पैसा कमाया है, पेमेंट करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका 30% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर विनिंग की अमाउंट अप टू ₹10,000 है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर आपकी लॉटरी लगती है अप टू ₹10,000, आप किसी गेम शो में जाकर पैसा जीतते हो, क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीतते हो अप टू ₹10,000, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। हॉर्स रेसेस पे गैम्बलिंग करी है, बैटिंग करी है, वहां से पैसा बनाया है, 10,000 रुपए तक की विनिंग है, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा की विनिंग है तो वहां पे आपका 30% का टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194C। सेक्शन 194C बात करता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर किसी एडवर्टीजमेंट का हो सकता है, केटरिंग का हो सकता है, किसी टीवी शो के लिए हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है, या फिर जॉब वर्क हो सकती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कोई भी पर्सन जब पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है तो वो टीडीएस तब काटेगा जब इंडिविजुअल और एचयूएफ का टर्नओवर पिछले साल एक्सीड कर रहा होगा आपका 1 CR और 50 लाख एज द केस में भी। जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो टीडीएस कटता है 1% से। जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा है तो वहां पर 2% का टीडीएस कट रहा होता है। अगर हम साल भर में उसको पेमेंट कर रहे हैं अगर हम एक बार में पेमेंट कर रहे हैं अप टू ₹30,000 और साल भर में हम पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपीस तक की, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को किसी ट्रांसपोर्टर के लिए, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, बशर्ते ट्रांसपोर्टर के पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होने चाहिए और उसने अपना पैन जो होना चाहिए वो फर्निश किया होना चाहिए। अगर किसी ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो उस केस में टीडीएस जो लग रहा होगा वो 20% से लग रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 रुपए की लिमिट है। साल भर में जो लिमिट चलती है एग्रीगेट में वो 1 लाख चलती है। तो इंडिविजुअल पेमेंट अगर 30-30 हजार रुपए की है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन साल भर की पेमेंट, एग्रीगेट पेमेंट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की है तो टीडीएस कटेगा। 1 लाख रुपए से ज्यादा की है तो टीडीएस कटेगा। मतलब इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 और एग्रीगेट पेमेंट अप टू 1 लाख, उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर टीडीएस नहीं काटोगे, बशर्ते ट्रांसपोर्टर के पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ट्रांसपोर्टर ने आपको अपना पैन जो होना चाहिए वो फर्निश किया होना चाहिए। इसके बाद 194D इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन दे रहे हो, कौन इंश्योरेंस कमीशन दे रहा होगा? बट ऑब्वियस है, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन दे रही होगी। तो उस केस में वो 5% का टीडीएस काटेगी। कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर कमीशन की अमाउंट अप टू ₹15,000 की होगी। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है 194DA लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है और उसका पैसा रिसीव हो रहा है तो उस केस में 5% का टीडीएस कटता है ऑफ इनकम रिसीव्ड। 5% का टीडीएस कटता है ऑफ इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड से आपका क्या मतलब है? सर, मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिला है माइनस आपने जितना प्रीमियम पे करा है। मैच्योरिटी पे आपको जितना पैसा मिला है माइनस आपने जितना प्रीमियम पे करा है, दैट इज योर इनकम। और उस इनकम पे 5% का टीडीएस कटेगा जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी मैच्योरिटी का। कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपको जो अमाउंट मिल रही है वो लेस देन 1 लाख है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपकी जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D। 1010D में एग्जेम्पशन कब मिलती है? 1010D में एग्जेम्पशन मिलती है कि अगर पैसा लीगल हायर को मिल रहा है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योरी। मान लो मेरा इंश्योरेंस था, मेरी डेथ हो गई और पैसा मिल रहा है मेरी वाइफ को, तो उस केस में वाइफ के हाथ में वो पैसा टैक्सेबल नहीं है मैच्योरिटी प्रोसीड्स का, और तो फिर उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स का पैसा मुझे मिल रहा है, मैं जिंदा हूं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स का पैसा मुझे मिल रहा है, तो मेरे हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है अगर मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा का नहीं है। मैंने हर साल जो प्रीमियम दिया है वो मेरे कैपिटल सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा का नहीं है।
ये 10% की लिमिट 15% की हो जाती है अगर इंश्योरी डिसेबल्ड है। ये 10 और 15% की लिमिट 20% हो जाती है अगर इंश्योरेंस 1/4/2012 से पहले का है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होएगा। इनकम रिसीव पे 5% का टीडीएस कटता है, याद रखना। इसके बाद पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 194 एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 194G एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 194H एक बार रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगले सेक्शन पे आ जाइए, सेक्शन 194I, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिटिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे ली है, प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपने किराए पे ली है और आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो उस रेंट पे आपको टीडीएस काटना है। अगर आपका जो रेंट है साल भर का वो 2,40,000 से ज्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी पे 2% का टीडीएस कटता है और बाकी लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10% का टीडीएस काटा जाता है। हर एक पर्सन जो रेंट का पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब उनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR या फिर 50 लाख रुपीस को एक्सीड करेगा, एज द केस मे बी। कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर साल भर का रेंट जो है वो 2,40,000 है। अगर साल भर का रेंट 2,40,000 है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मतलब आपने लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर ली है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, आरबीआई से, तो आप रेंट का पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, आरबीआई को, उस पैसे पे कोई भी टीडीएस आप डिडक्ट नहीं करोगे। अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194IA। 194IA कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है आपसे और मैं आपको उसके लिए पैसा दे रहा हूं, तो आपने जो मुझे प्रॉपर्टी बेची है अगर उसका कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस को एक्सीड करता है, अगर उसका कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस केस में जब मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मैं जब आपको पैसा दूंगा तो उस पैसे पे मैं 1% का टीडीएस काट के चलूंगा। 194IA कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिसका कंसिडरेशन वो 50 लाख या उससे ज्यादा का पे कर रहा है, तो वो उस कंसिडरेशन में से 1% का टीडीएस काटेगा। मतलब बायर ऑफ द प्रॉपर्टी सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी का 1% टीडीएस यहां पे काटेगा। कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, अगर कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा की है तो वहां पर आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस से कम है या फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर 50 लाख से कम है या फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के केस में टीडीएस नहीं कटेगी, मतलब सेक्शन 194IA एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपकी कंसिडरेशन 50 लाख से कम है तो उस केस में भी आपका सेक्शन 194IA एप्लीकेबल नहीं होएगा। इसके बाद अगला सेक्शन आता है 194IB। 194IB भी बात करता है रेंट की। यहां पर जो रेंट है वो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का। यहां पर जो रेंट है वो है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए आप ऐसे इंडिविजुअल हैं और ऐसे एचयूएफ हैं जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ को या फिर 50 लाख को एक्सीड नहीं करता, मतलब आप 44AB की ऑडिट लिमिट में नहीं आते। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR या फिर 50 लाख एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में आप 194IB में जो रेंट पे कर रहे हैं उस पे आप 5% का टीडीएस काट के चलेंगे। आप ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता, अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए महीने से ज्यादा, अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए महीने से ज्यादा, तो वो 5% का टीडीएस काटेंगे। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज है, यहां पर टीडीएस जो है वो हर महीने नहीं कटेगा। जैसे मान लो मैं हर महीने 60,000 रुपए का रेंट दे रहा हूं, तो मैं हर महीने टीडीएस नहीं काटूंगा, मैं टीडीएस काटूंगा पूरे साल भर का जो मैंने रेंट पे किया है,
पूरे साल भर का जो मैंने रेंट पे किया है उस पे मैं टीडीएस काटूंगा सीधे साल के आखिरी महीने में, यानी कि मंथ ऑफ मार्च में। मैं टीडीएस काटूंगा साल के आखिरी महीने में, मंथ ऑफ मार्च में। तो मैंने साल भर में जितना भी रेंट पे किया है उस पे 5% का मैं टीडीएस काटूंगा इन द मंथ ऑफ मार्च, जो लास्ट मंथ है हमारा प्रीवियस ईयर का। अगर मैंने लास्ट मंथ आने से पहले प्रॉपर्टी वेकेट कर दी तो जिस महीने में मैंने प्रॉपर्टी वेकेट करी मैं उस महीने में टीडीएस काटूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिसंबर में प्रॉपर्टी वेकेट कर दी तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का मैंने जो रेंट दिया होगा उस रेंट पे मैं टीडीएस काटूंगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि आपका जो टीडीएस का अमाउंट है वो आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो टीडीएस का अमाउंट है वो आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टीडीएस काट रहे हो पूरे साल भर के रेंट का 5%। आप टीडीएस काट रहे हो पूरे साल भर के रेंट का 5%, तो आपका जो टीडीएस का अमाउंट है वो किसी भी हाल में आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जिस महीने आप प्रॉपर्टी वेकेट कर रहे हो उस महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड ने आपको पैन फर्निश नहीं किया तो सर जो टीडीएस का रेट है वो 5% से बढ़कर 20% हो जाता है। 5% से बढ़कर वो 20% हो जाता है अगर पैन फर्निश नहीं किया। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने पैन फर्निश नहीं किया, अगर आपके लैंडलॉर्ड ने पैन फर्निश नहीं किया तो आपका जो टीडीएस का रेट है वो 20% का हो जाता है। ठीक है, अगर रेंट पेड अप टू ₹50,000 है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है, टीडीएस को डिडक्ट करा जाता है इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और इन द मंथ ऑफ वेकेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी। TDS under section 194B shall not exceed the rent for the last month of the previous year or the last month of the tenancy। ठीक है मालिक, आपका जो टीडीएस है, आपका जो टीडीएस है वो आखिरी महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 194 आईसी एक बार आप अपने आप से रीड कर लीजिएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक बार आप अपने एंड पे रीड कर लीजिएगा, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194J। 194J किसकी बात करता है? 194J बात करता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, फीस फॉर प्रोफेशनल फीस की, फीस फॉर रॉयल्टी की, फीस फॉर नॉन कंपीट फीस की और डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। 5 पेमेंट की बातें करता है 194J। टेक्निकल सर्विसेज की फीस की, प्रोफेशनल फीस की, रॉयल्टी की, नॉन कंपीट फी की और डायरेक्टर रिम्यूनरेशन की। इस पे आपका टीडीएस कटता है 10% से, लेकिन अगर पेमेंट कॉल सेंटर को करी जा रही है तो उस केस में टीडीएस कटता है आपका 2% से। अगर कॉल सेंटर को पेमेंट करी जा रही है तो उस केस में आपका टीडीएस कटता है 2% से। हर एक व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है, हर एक व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है वो यहां पर टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR या फिर 50 लाख को एक्सीड कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास अगर हम अमाउंट पे कर रहे हैं साल भर में, अगर हम अमाउंट पे कर रहे हैं साल भर में प्रोफेशनल फीस की, टेक्निकल फीस की, रॉयल्टी की अप टू ₹30,000, तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ये 30,000 की लिमिट हर एक पेमेंट के लिए है। टेक्निकल सर्विसेज की फीस के लिए है, प्रोफेशनल फीस के लिए है, रॉयल्टी के लिए है, नॉन कंपीट फीस के लिए है। तो 30,000 फॉर ईच पेमेंट। टेक्निकल सर्विसेज के लिए 30,000 रुपए की लिमिट अलग है, प्रोफेशनल फीस के लिए अलग है, रॉयल्टी के लिए अलग है, नॉन कंपीट फी के लिए अलग है। तो अगर आप साल भर में 30,000 रुपए तक का प्रोफेशनल फी देते हो, साल भर में 30,000 रुपए तक का टेक्निकल फीस देते हो, साल भर में 30,000 तक का रॉयल्टी देते हो, साल भर में 30,000 रुपए तक का नॉन कंपीट फीस देते हो, तो यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अगर आपने डायरेक्टर रिम्यूनरेशन पे किया है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होएगा ही होएगा, वहां पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो सर अगर आप कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो 2% का टीडीएस कटता है, और अगर आप अदर देन कॉल सेंटर किसी को पेमेंट कर रहे हो तो 10% का टीडीएस आपका डिडक्ट हो रहा होगा। 194 के नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार रीड कर लीजिएगा, 194 LA नॉट सो इंपॉर्टेंट एक बार रीड कर लीजिएगा। जल्दी से आ जाते हैं सेक्शन 194 M पर, जल्दी से आ जाते हैं सेक्शन 194 M पर। 194 M इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहता है कि सर अगर आपने कमीशन का पेमेंट किया है, आपने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया है या फिर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया है, बेसिकली ये वो पेमेंट्स हैं जो ऑलरेडी
डिस्कस हुई हैं सेक्शन 194H में। 194H में कमीशन का डिस्कशन हुआ था। 194J में प्रोफेशनल फीस का डिस्कशन हुआ था और आपका 194C में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हुआ था। तो सर, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हो जिसका टर्नओवर, आप एक ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हो जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता, उस केस में आप 194M में कवर हो जाओगे। सेक्शन 194H में वो वाले इंडिविजुअल नहीं आते, वो वाले एचयूएफ नहीं आते जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता। 194H, 194J, 194C उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक्सक्लूड कर देते हैं टीडीएस के प्रोविजन की कंप्लायंस के लिए, जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता। लेकिन 194M उन्हीं लोगों को पकड़ लेता है, कहता है तुम पे 194H नहीं लगता, आओ हम लगाएंगे। 194J नहीं लगता, आओ हम लगाएंगे। 194C नहीं लगता, आओ हम लगाएंगे। ये टीडीएस काटेंगे 5% से, बशर्ते इन्होंने जो पेमेंट करी हो वो पेमेंट एक्सीड करनी चाहिए 50 लाख की। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी है 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो उस केस में आप 5% का टीडीएस काटोगे। आपने प्रोफेशनल फीस पे करी है 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो उस केस में आप 5% का टीडीएस काटोगे। आपने किसी को कमीशन दिया है 50 लाख रुपए से ज्यादा का, तो उस केस में आप टीडीएस काटोगे, अगर आप 194H, C और J में कवर नहीं हो रहे हो तो 5% से टीडीएस कटता है। अमाउंट पेड अगर अप टू ₹50 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना। अमाउंट पेड अप टू ₹50 लाख है तो टीडीएस नहीं काटना। ये जो सेक्शन है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है, जिनको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बुक्स का ऑडिट नहीं कराना, मतलब जिनका टर्नओवर 1 CR और 50 लाख एक्सीड नहीं करता। 194 एप्लीकेबल तभी होगा अगर 194C, 194H, 194J आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा, तभी आपके ये प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। राइट, चलिए अगला सेक्शन आता है सेक्शन 194N, और 194N बात करता है कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल, आपने कैश कहां से विड्रॉ किया? आपने कैश विड्रॉ किया या तो बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से। तो जब आप बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करेंगे साल भर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो उस केस में आपका जो बैंक है वो 2% का टीडीएस काटेगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो अगर मान लीजिए आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए बैंक से निकाले, तो आपके जो पहले 1 करोड़ रुपए हैं उस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, और आपके जो रिमेनिंग 20 लाख है, इस 20 लाख पे आपको 2% का टीडीएस जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2% का टीडीएस लगेगा ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। लेकिन 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 सरकार कहती है, लेकिन सुनो मेरी बात को ध्यान से जरा। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि अगर असेसी ने अपनी रिटर्न पिछले 3 सालों की फाइल नहीं करी है, असेसी ने अपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है, और रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है सेक्शन 139 की वो लैप्स हो चुकी है, असेसी ने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है और रिटर्न फाइल करने की जो डेट है राजा बेटा वो लैप्स हो चुकी है, तो भाई साहब ऐसा है, देन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे मॉडिफिकेशन के साथ। इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि जो आपने विड्रॉल किया होगा 20 लाख रुपीस से ज्यादा अप टू 1 करोड़ तक, उस पे 2% का टीडीएस लगेगा, और जो विड्रॉल आपने किया होगा 1 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर 5% का टीडीएस लगेगा। मतलब मान लीजिए ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पिछले 3 साल की रिटर्न अगर आपने अंडर सेक्शन 139(1) फाइल नहीं करी हुई है, आपने पिछले 3 साल की रिटर्न जो है बेटा फाइल नहीं करी है, यहां की रिटर्न भी फाइल नहीं करी, यहां की रिटर्न भी फाइल नहीं करी, यहां की भी रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी 19-20 की, 20-21 की, 21-22 की, तो 22-23 में जो 194N है, 22-23 में जो 194N है वो मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा। आपके पहले 20 लाख पे, आपके पहले 20 लाख के विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अगले 80 लाख पे,
अगले 80 लाख पे आपके ऊपर टीडीएस लगेगा, अगले 80 लाख पे आपके ऊपर टीडीएस लगेगा एट द रेट ऑफ 2%। और सर बाकी का जो विड्रॉल है आपका, बाकी का जो विड्रॉल है आपका 1 करोड़ के ऊपर, उस पे आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो लिमिट है आपके विड्रॉल की वो बैंक वाइज है, ये जो लिमिट है विड्रॉल की ये बैंक वाइज है, ये आपका हर एक इंडिविजुअल बैंक का 1 करोड़ का लिमिट चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 बैंक है, मतलब मेरा सेविंग्स अकाउंट जो है, मेरा सेविंग अकाउंट जो है वो एसबीआई के पास है, और एसबीआई से मैंने 60 लाख रुपीस विड्रॉ करे हैं। मेरा करंट अकाउंट जो है वो मेरा कैनरा बैंक में है, और कैनरा बैंक से मैंने 90 लाख विड्रॉ करे हैं। तो बेटा इस 60 लाख पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा और इस 90 लाख पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि एसबीआई से 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल नहीं हुआ और कैनरा से भी 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि मान लो आपके पास एसबीआई में ही सेविंग अकाउंट हो और आपके पास एसबीआई में ही करंट अकाउंट हो, आपने सेविंग अकाउंट से 60 लाख रुपीस निकाला हो और करंट अकाउंट से आपने साल भर में 90 लाख निकाला हो, तो राजा बेटा मैंने साल भर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए निकाल लिए। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने रिटर्न फाइल कर रखी है, तो इस केस में जो पहले 100 लाख है उस पे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगी, लेकिन जो रिमेनिंग मेरे 50 लाख है उस पे 2% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझा? तो आपके पास एक ही बैंक में अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो सब अकाउंट्स के विड्रॉल को क्लब करके चेक किया जाएगा कि आपकी जो लिमिट है 1 करोड़ की वो एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है तो हर एक बैंक का अपना 1 CR का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अब ऐसा कब होगा कि सर जब आपका टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा, total cash payment during the previous year is less than or equals to 1 crore to any person from one or more account maintained with the deductor। तो अगर आपने बैंक के पास से जो विड्रॉ करे हैं वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के नहीं हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर बैंक ने पेमेंट करी है गवर्नमेंट को, बैंक ने पेमेंट करी है दूसरे बैंक को, बैंक ने पेमेंट करी है कोऑपरेटिव बैंक को, बैंक ने पेमेंट करी है पोस्ट ऑफिस को, बैंक ने पेमेंट करी है बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक को, बैंक ने पेमेंट करी है व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को, तो उस केस में आपका टीडीएस का प्रोविजन 194N वाला एप्लीकेबल नहीं होएगा। उस केस में 194N के प्रोविजंस जो है राजा बेटा वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194O। 194O लगता है उन लोगों के ऊपर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर इन लोगों को, जो लोग उनके थ्रू, जो सेलर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जब उनको पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट में से 1% का टीडीएस काटेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं ई कॉमर्स, लेट्स से फ्लिपकार्ट, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू शर्ट सेल करता हूं, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। तो मैं जितना भी धंधा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करूंगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके लिए मुझे जितनी भी पेमेंट करेगा उस पेमेंट पे 1% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मैंने जितना भी धंधा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू किया उस अमाउंट पे 1% का टीडीएस काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर और उसके बाद मेरे को पेमेंट करेगा। TDS in case of payment of certain sum by e-commerce operator to e-commerce participant। TDS काटेगा e-commerce operator, TDS काटा जाएगा 1% से। तो जितना भी धंधा मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना भी धंधा मैंने e-commerce के प्लेटफॉर्म से किया, उस अमाउंट पे 1% का TDS कटेगा। लेकिन अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है और जो ग्रॉस अमाउंट उसे रिसीव हुई है वो अप टू ₹5 लाख है, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, आप एक ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर से जो धंधा किया है वो अप टू ₹5 लाख है, तो यहां पर आपका कोई भी टीडीएस राजा बेटा डिडक्ट नहीं होएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 194P। 194P लगता है सर पेंशन की अमाउंट पे और इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद द बैंक, पेंशन की अमाउंट पे और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो कि एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को मिल रहे हैं। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है। तो सरकार ने क्या किया, जो ये हमारे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, इन लोगों को रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से रिलैक्सेशन देने के लिए सरकार ने कहा कि हम 194P में आपके लिए एक जुगाड़ कर रहे हैं। अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो और आपको पेंशन आती है, आपका एम्प्लॉयर आपको पेंशन देता है, तो वो पेंशन पे सेक्शन 192 पे टीडीएस नहीं कटेगा, उस पेंशन पे सेक्शन 194P पे टीडीएस कटेगा। ये पेंशन जिस बैंक अकाउंट में आती है, उस बैंक में आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई सेविंग्स अकाउंट हो जिस पे इंटरेस्ट आता हो, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट हो जिस पे इंटरेस्ट आता हो। तो यहां पर सेक्शन 194A में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला टीडीएस नहीं कटेगा, सेक्शन 194P में टीडीएस कटेगा। फॉर अ टाइम बीइंग मान लो मेरी एज 76 ईयर्स की है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मुझे पेंशन आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मेरे पास एक एफडी है, वहां पे मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यहां पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर सकता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुम मेरे पेंशन पे और इंटरेस्ट पे टीडीएस काटो 194P में। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर देता हूं तो पेंशन जो कि एक सैलरी इनकम है, उस पे सेक्शन 192 के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज 194A वाला टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। एसबीआई बैंक 194P में मेरा टीडीएस काटेगा। यहां पे एसबीआई बैंक एक नोटिफाइड बैंक है और मैं एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हूं जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है और इसके पास पेंशन इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है। मेरे पास पेंशन इनकम है, एसबीआई में जो मेरे पास डिपॉजिट्स हैं वहां पे इंटरेस्ट इनकम है। इन दो इनकम के अलावा तीसरी मेरे पास कोई भी इनकम नहीं है। तो सर 194P का प्रोविजन कहता है कि एसबीआई बैंक 194P में टीडीएस काटेगा। अच्छा, मान लो मेरे दो बैंक अकाउंट है, मेरा एसबीआई में भी बैंक अकाउंट है, मेरे पास कैनरा बैंक में भी बैंक अकाउंट है, तो इस केस में 194P के प्रोविजंस मेरे ऊपर नहीं लगेंगे। पेंशन के ऊपर 192 और कैनरा बैंक से जो भी मेरे पास एफडी है उस पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पे 194A पे टीडीएस लगेगा। मतलब आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास पेंशन इनकम होनी चाहिए, या फिर उस बैंक के पास कोई डिपॉजिट है उस पे इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, और आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस पूरी होती हैं तो 194P में टीडीएस कटेगा अगर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन डिक्लेरेशन दे देता है तो। पेंशन along with interest from the specified bank to a senior citizen whose age is 75 or more। टीडीएस कौन काटेगा? नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक काटेगा। टीडीएस किस रेट पे काटेगा? रेट इन फोर्स। रेट इन फोर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरा नॉर्मल तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। मेरी पेंशन इनकम को, मेरी इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर करने के बाद मेरा टैक्स निकाला जाएगा नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। जो भी रिबेट वगैरह मिलनी है वो रिबेट वगैरह दी जाएगी और उसके बाद मेरी पेंशन में से टीडीएस का पैसा काटा जाएगा। नो टीडीएस इफ द टोटल इनकम इज अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड नहीं करती, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, नोट, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति है जो कि एक इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, इसके पास पेंशन इनकम है। Also, he should have no other income except the interest income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving the pension income, and has furnished a declaration to the specified bank containing the particulars in the prescribed form verified in the prescribed manner। तो 194P का पर्पस बस इतना है कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनको रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस से बचाया जा सके। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन वो व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ पेंशन इनकम है और उसके पास इंटरेस्ट इनकम है उस बैंक से जिस बैंक में पेंशन आती है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के पास और कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए।
स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बैंक को डिक्लेरेशन दे रहा है टीडीएस काटने के लिए 194P में। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो जो नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजन है सेक्शन 192 वो एप्लीकेबल नहीं होगा, 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से इनकम कंप्यूट करेगा बैंक उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की, उस इनकम पे टैक्स निकालेगा और उस टैक्स की 12 किस्तें बनाकर उसकी सैलरी में से हर महीने क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा। राइट, ठीक है। इसके बाद अगर उसके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट रहे तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर ये प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194Q। 194Q कहता है कि अगर आपने साल भर में गुड्स परचेज करे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा, अगर आपने साल भर में गुड्स परचेज करे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति से 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज करे हैं, तो जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट में 0.1% का टीडीएस काटेंगे ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख। फॉर एग्जांपल मिस्टर पी है, मिस्टर पी का पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है लेट्स से वो 12 करोड़ रुपए है और उन्होंने मिस्टर क्यू से 55 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं 22-23 में। पी जिनका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इन्होंने क्यू से 55 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो जब ये क्यू को पेमेंट करेंगे 50 लाख के ऊपर, 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, 50 लाख के ऊपर जो 5 लाख रुपए की पेमेंट करेंगे उस 5 लाख रुपए की पेमेंट पे 0.1% का टीडीएस काट के चलेंगे। कब टीडीएस नहीं कटेगा 194Q में? 194Q में टीडीएस नहीं कटेगा अगर ये सेम पेमेंट कहीं और किसी और टीडीएस के प्रोविजन में कवर होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो अगर किसी और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट में टीडीएस कटना है तो 194Q में नहीं कटेगा। अगर टीसीएस कलेक्ट होना है इस अमाउंट पे, अगर इस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होना है तो फिर टीडीएस 194Q में नहीं कटेगा। लेकिन अगर टीसीएस कलेक्ट होना है सेक्शन 206C1H में, सेक्शन 206C1H क्या है? 206C1H है सेम सेलर जो होता है जिसने 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स बेचे हैं, जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है। तो सेक्शन 206C1H बड़े सेलर्स को पकड़ता है कि आपने अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स बेचे हैं तो आप यहां पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे, और 194Q बड़े बायर्स को पकड़ता है। तो अब समझना बात को, अगर सेलर और बायर दोनों का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेलर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे सेक्शन 206C1H और बायर के ऊपर 194Q के प्रोविजन लगेंगे। तो बायर और सेलर अगर दोनों बड़े रहेंगे तो फिर इस केस में सेलर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, बायर के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। अगर सेलर बड़ा है, सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो बायर के ऊपर 194Q नहीं लगेगा, सेलर के ऊपर 206C1H लग जाएगा। सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट कर लेगा 0.1%। अगर बायर बड़ा है, सेलर बड़ा नहीं है, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो बायर 194Q में टीडीएस काट लेगा। जहां पे बायर और सेलर दोनों बड़े होंगे, जहां पे टीडीएस और टीसीएस दोनों के प्रोविजन लग रहे होंगे, वहां पे टीसीएस के प्रोविजंस को रद्द कर दिया जाएगा और वहां पे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके बाद एक नया सेक्शन आया है सेक्शन 194R। सेक्शन 194R कहता है कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आप परक्यूजिट्स दे रहे हो, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए परक्यूजिट्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो फिजिक्स वाला जो है अपनी क्लासेस को सेल करने के लिए अपने लेट्स से एजेंट्स को पर्क्स दे रहा है कि बेटा तुम क्लासेस को सेल करो। वैसे तो फिजिक्स वाला ऐसा करता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फिजिक्स वाला अपनी क्लासेस को सेल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एसोसिएट हो जाता है और वो उन प्लेटफॉर्म्स को परक्यूजिट्स देता है
कि मान लो किसी ने अगर 10 करोड़ की क्लासेस बेच दी तो वो उसको एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप दे देगा। किसी ने अगर 1 करोड़ की क्लासेस बेच दी तो लेट्स से उसको मारुति की कार दे देगा। किसी ने मान लो 50 लाख की सेल कर दी तो उसको वो आईफोन दे देगा, राइट। तो अगर अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए परक्विजिट्स दे रहे हो तो उस परक्विजिट्स पे आपको 10% का टीडीएस काटना है। उन परक्विजिट्स पे आपको 10% का टीडीएस काटना है। परक्विजिट्स देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो वो 194 आर में टीडीएस तभी काटेगा जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 सीआर या फिर 50 लाख को एक्सीड करता होगा, राइट। अच्छा, अगर परक्विजिट्स जो है वो काइंड में है तो फिर टीडीएस कैसे काटेंगे? तो हम फिर सामने वाले व्यक्ति को जिसको परक्विजिट रिसीव हो रहा है उसको बोलेंगे कि बेटा पहले इस पे तुम टैक्स गवर्नमेंट को पे करो, पहले तुम इस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करो या हम उसके बिहाफ पे टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेंगे एंड देन हम वो परक्विजिट उसको पे करेंगे। तो अगर आप काइंड में परक्विजिट दे रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि जो काइंड के परक्विजिट की वैल्यू है उस पे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो, या तो रिसिपिएंट खुद जमा करे या आप रिसिपिएंट के बिहाफ पर उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे, राइट। अच्छा, कब 194 आर में टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे? अगर साल भर में जो आपने गिफ्ट दिया है, जो पर्क दिया है वो 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो अगर आप साल भर में अप टू ₹20,000 का पर्क देते हैं तो उस केस में 194 आर नहीं लगेगा। 20,000 से ज्यादा का पर्क देते हैं, कैश में देते हैं तो 10% का टीडीएस कट जाएगा उस कैश पे। और अगर आप काइंड में देते हैं या फिर पार्टली कैश या पार्टली काइंड में देते हैं और पार्टली कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस के प्रोविजन को, मतलब टीडीएस की अमाउंट को कवर करने के लिए, देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो रिसिपिएंट है परक्विजिट का वो गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जमा करवा रहा है या फिर आप उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जमा करवा रहे हैं, राइट। इसके बाद जो चीजें दी हुई हैं वो छोटी मोटी हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा। दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। सेक्शन 194 आर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी चीजों को एक बारी रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, टेक केयर।